नमस्कार साथियों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने परिवार एफएम गोल पर। तो साथियों, काफ़ी दिनों बाद हम लोग एक नई श्रृंखला स्टार्ट कर रहे हैं और उस नई श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि साथियों, आगामी हमारी टीजीटी और पीजीटी की माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड से हम लोगों की वैकेंसी आने वाली है। जो टीजीटी और पीजीटी की वैकेंसी रहेगी, जिसमें हम लोगों की पॉलिटिकल साइंस एक सब्जेक्ट होती है। अगर आप लोग टीजीटी में एसएसटी कॉम्बिनेशन है सामाजिक विज्ञान, तो उसमें आप लोगों को पॉलिटिकल साइंस पढ़नी होती है। और पीजीटी लेवल पर पूरी तरीक़ा से आप लोगों की एक सब्जेक्ट होती है पॉलिटिकल साइंस प्रवक्ता लेवल पर। तो उसके लिए हम लोग इस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे साथियों। ठीक है, हम लोग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और जहाँ तक भी हमसे हो सकेगा अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड कराने का प्रयास हम लोग करेंगे साथियों। हमारा परिवार आप लोगों के लिए सदैव तत्पर तैयार रहेगा। नई श्रृंखला है, आप लोग नए लोग हैं, जो लोग मुझसे पढ़ चुके हैं पुराने लोग। मैं लगभग 3.0 अपना जो बैच है अपना, ये लगभग मैं तीसरी बार पढ़ा रहा हूँ इस चैनल पर। तो जो बच्चे पिछली बार मुझसे पढ़ चुके हैं उन बच्चों से पूछना कि गुरुजी कैसा पढ़ाते हैं। आप अपना बड़ा भाई मान लीजिए, गुरु मान लीजिए, आप जो मानना चाहें मान लीजिए। लेकिन मेरा कहने का मतलब है, विश्वास एक बहुत बड़ी चीज़ होती है साथियों। सबसे पहले आपको टीचर पर, फैकल्टी पर आप लोगों को विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप लोग हम पर विश्वास नहीं करेंगे तब तक आप लोग कुछ नहीं कर सकते साथी। तो विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है। स्टूडेंट और टीचर के मध्य विश्वास एक क्या होता है, एक बंधन होता है, एक रस्सी होती है जो हम लोगों को बहुत ही मजबूत रखनी चाहिए। आप लोगों को विश्वास होना चाहिए कि मैं आपको सिलेबस पूरा करा दूंगा। तो साथियों, इसी विश्वास के साथ ऑनलाइन माध्यम में हम लोग जुड़ते हैं। वरना पढ़ने के लिए आप लोग ऑफलाइन भी जा सकते हैं। बस कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ बेचारे कुछ विद्यार्थी अभ्यर्थी हमारे ऐसे हैं जिनके पास पढ़ने के लिए पैसे नहीं है, जिनके पास कोचिंग करने के लिए पैसे नहीं है, ऑनलाइन बैच खरीदने के लिए पैसे नहीं है। तो उन सभी विद्यार्थियों के लिए मैं आप लोगों का भाई आप लोगों के लिए समक्ष तैयार है। और मैं आप लोगों को पूरा प्रयास करूँगा आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट देने का साथियों। तो चलिए, पॉलिटिकल साइंस में हम लोग सबसे पहले राजनीतिक सिद्धांत शुरू करेंगे। राजनीतिक सिद्धांत की जो आप लोगों की विचार जो क्लास रहेगी साथियों, वो सुबह में आपको क्लास देखने को मिलेगी लगभग 7 बजे। 7 बजे आपको ये क्लास देखने को मिलेगी यूट्यूब पर। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को शाम के समय में 6 बजे, शाम को 6 बजे आपको राजनीतिक जो विचारक हैं उनकी क्लास आपको देखने को मिलेगी। ठीक है साथियों, जब ये दोनों श्रृंखलाएं हमारी समाप्त हो जाएंगी उसके बाद हम लोग संविधान की बारी आएगी हम लोगों की। तो संविधान आप लोगों को साथियों इस प्रकार ऐसा पढ़ा दिया जाएगा, ऐसा पढ़ा दिया जाएगा, आप लोग याद करोगे कि हाँ, किसी ने हमको संविधान पढ़ाया था। आप लोगों के व्यक्तित्व का निर्माण भी करेंगे हम लोग और सिलेबस भी आप लोगों को कराया जाएगा। तो साथियों, सबसे पहले हम लोग इस क्लास में हम लोग देखेंगे राजनीतिक सिद्धांत पर। तो राजनीतिक सिद्धांत को हम लोग साथियों 3 यूनिट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। जो राजनीतिक सिद्धांत है साथियों, राजनीतिक जो सिद्धांत है, राजनीतिक सिद्धांत, ठीक है। तो ये जो राजनीतिक सिद्धांत है मेरे साथी, इसको हम लोग कितनी यूनिट में भाई, 3 यूनिट। कितने यूनिट? 3 यूनिट में विभाजित करके हम लोग इसको पढ़ते हैं। तो जो पहली यूनिट में हम लोग देखेंगे, यानी कि यूनिट यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड
यूनिट थर्ड। तो 3 यूनिट में हम लोग इसको विभाजित करके पढ़ते हैं। पहली यूनिट में जो आप लोगों के चैप्टर आते हैं, पहली यूनिट में जो चैप्टर आते हैं साथियों, पहली यूनिट में जो चैप्टर आते हैं वो कौन कौन से हैं? तो पहला ही चैप्टर आता है राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ, राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ, क्षेत्र, उपागम एवं पद्धतियां, तो ये पहला ही चैप्टर आपका हो जाता है। दूसरा चैप्टर अपना है राज्य का अर्थ, राज्य का अर्थ तथा उसके निर्माणक तत्व, उसके निर्माणक तत्व, ठीक है। तो ये दूसरा चैप्टर हो जाता है। तीसरा चैप्टर इसमें देखने को मिलेगा राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत, राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत, जिसमें हम लोग साथियों आपको बताएंगे राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत है, चाहे आपका युद्ध का सिद्धांत, बलपूर्वक बल प्रयोग का सिद्धांत है ना, सामाजिक समझौते का सिद्धांत है, वैज्ञानिक सिद्धांत है। तो ये सभी सिद्धांत हम लोगों को इसमें देखने को मिलेंगे। राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत तीसरा चैप्टर ये है। चौथा चैप्टर है संप्रभुता, संप्रभुता, सोवरेंटी। साथियों राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत और संप्रभुता ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। ये दोनों चैप्टर बहुत ही जरूरी हैं और इम्पोर्टेंट हैं साथियों। और इन दोनों में भी संप्रभुता, अकेले संप्रभुता से 5 से 6% पूछ लेता है कभी कभी। तो संप्रभुता इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर है। संप्रभुता के जनक कौन है? तो बोंदा है। बोंदा की पुस्तक है 6 बुक्स कंसर्निंग द रिपब्लिक। तो संप्रभुता बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप लोग ध्यान रखिएगा मेरे साथी, ठीक है जी। बोंदा कहते हैं कि संप्रभुता नागरिक एवं प्रजाजनों पर वह सर्वोच्च शक्ति है जिस पर कानून का कोई बंधन नहीं होता। बोंदा के विचार को हॉब्स ने आगे बढ़ाया और इसी विचार को ऑस्टिन ने चरम सीमा पर पहुंचाया। तो साथियों हम लोग पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे, आप लोगों को मुकाम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी है। तो आप लोगों को क्या करना है? सिर्फ साथ देना है मेरे साथी, आप लोगों को सिर्फ साथ देना है। जब आप साथ देंगे तो हम तहे दिल से आप लोगों के साथ लगे हुए हैं। चलिए, संप्रभुता चौथा चैप्टर है। तो पहली यूनिट में आप लोगों के 4 चैप्टर आते हैं। राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ, क्षेत्र, उपागम तथा पद्धतियां, राज्य का अर्थ तथा उसके निर्माणक तत्व, राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत और संप्रभुता। ये आप लोगों के जो 4 चैप्टर हैं ये आप लोगों के पहली यूनिट में हमको देखने को मिलेंगे, ठीक है जी। चलिए, बहुत बढ़िया। अगला जो हमारी यूनिट सेकंड है, यूनिट सेकंड में कौन कौन से चैप्टर आते हैं भाई साथियों? इसमें सबसे पहले आता है, इसमें राजनीतिक मूल अवधारणाओं के विषय में जानते हैं हम लोग। राजनीतिक मूल अवधारणाएं। तो इसमें राजनीतिक मूल अवधारणाएं जो होती हैं उनके विषय में जानेंगे। पहला जैसे हम लोग इसमें पढ़ेंगे अधिकार, अधिकार पढ़ेंगे इसमें, अधिकार, राइट, उचित का दावा, अधिकार, लॉस्की कहते हैं कि अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिनके अभाव में व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता। साथियों ये कौन कहते हैं? ये लॉस्की कहते हैं, ये लॉस्की कहते हैं। अधिकार के बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या?
स्वतंत्रता पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे मेरे साथी? स्वतंत्रता पढ़ेंगे। स्वतंत्रता। ये जो स्वतंत्रता आपको दिख रही है ना साथियों, इस स्वतंत्रता में अधिकार समाहित होते हैं। इस स्वतंत्रता में अधिकार समाहित होते हैं। इसलिए हम लोग सबसे पहले अधिकारों की चर्चा करते हैं, बाद में स्वतंत्रता की चर्चा करते हैं साथियों। बाद में स्वतंत्रता की चर्चा करते हैं। तो इस स्वतंत्रता में अधिकार निहित है, इसलिए अधिकार की चर्चा पहले हुई है। तो अधिकार स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता के बाद समानता है। समानता, समानता, समानता के बाद जो चैप्टर आप लोगों को पढ़ना है वो है न्याय। न्याय, न्याय। पांचवा है लोकतंत्र एवं अधिनायक तंत्र। लोकतंत्र एवं अधिनायक तंत्र। लोकतंत्र एवं अधिनायक तंत्र। एक है विधि एवं दंड के सिद्धांत। विधि एवं दंड के सिद्धांत। विधि एवं दंड के सिद्धांत। सातवां है नागरिकता। कौन सी रिक्ता भैया? नागरिकता। तो ये 7 चैप्टर आप लोगों को राजनीतिक मूल अवधारणाओं के अंतर्गत आप लोगों को पढ़ने होंगे साथियों। ये मैं आपको वो बता रहा हूँ कि राजनीतिक सिद्धांत एक ये पुस्तक है, और इस पुस्तक में 3 यूनिट में मैंने ये पुस्तक आपको विभाजित करके दिखाई, और इस पुस्तक में कौन कौन से टॉपिक हम लोगों को पढ़ने होंगे। तो साथियों बने रहिएगा। तो 7 चैप्टर इसमें है भाई साहब। तीसरी यूनिट जो है, तीसरी यूनिट में कौन कौन से चैप्टर हम लोगों को पढ़ने हैं? तो तीसरी यूनिट में हम लोगों को 3 चैप्टर हैं। इसमें विचारधाराएं आती हैं। मूल रूप से हम लोगों को 3 विचारधाराएं देखनी है। उदारवाद है, उदारवाद है, समाजवाद है, समाजवाद है, फांसीवाद है, फांसीवाद। ठीक है। तो मूल रूप से हमको 3 विचारधाराएं इसमें देखने को मिलती हैं। उदारवाद के बारे में हम लोग देखते हुए चलेंगे, समाजवाद के बारे में बात करेंगे, फांसीवाद। तो उदारवाद और समाजवाद साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण आपको ये दोनों विचारधाराएं हो जाती हैं, और लगभग क्वेश्चन हर बार यहाँ से बनता ही बनता है। लगभग 4 से 5 प्रश्न आप लोग उदारवाद और समाजवाद से देखने को मिलेंगे। समझ रहे हैं? नकारात्मक उदारवाद के देखो, उदारवाद के इसमें चरण भी हम लोग देखेंगे कि पहले हम लोग देखें नकारात्मक उदारवाद, उसके बाद सकारात्मक उदारवाद, लोक कल्याणकारी राज्य, उसके बाद नव उदारवाद, है ना। तो ये सब चीजें देखेंगे। समाजवाद के बारे में देखेंगे। ऐसे ऐसे साथियों कथन है समाजवाद के बारे में, आप लोग देखेंगे कि अरे गुरुजी कतई मजा आएगा जी पढ़ के, है ना। जैसे एक व्यक्ति है सीईएम जोड़, सीईएम जोड़ हैं, तो सीईएम जोड़ भी है, रैमजे म्योर हैं। इन सबकी अपनी अपनी विचारधारा है, अपने अपने इनके विचार हैं समाजवाद के बारे में। समझे? तो हर व्यक्ति के बारे में हम लोग जानकारी हासिल करते हुए चलेंगे। ठीक है साथियों। चलिए, तो हमारे जो सीईएम जोड़ थे हम लोगों ने बताया, इनके बारे में जानेंगे। सीईएम जोड़ कहते हैं समाजवाद के बारे में कि समाजवाद एक ऐसे टोप की भांति है, समाजवाद एक ऐसे टोप की भांति है जिसे हर कोई धारण कर लेता है, जिसे हर कोई धारण कर लेता है।
वही रैमजे मेयर हैं। रैमजे मेयर कहते हैं कि समाजवाद गिरगिट की भांति है। गिरगिट समझते हो? गिरगिट मतलब वो जो होता है करकेटा, गिरगिटान, गांव देहात में बोलते हैं उसे। तो समाजवाद एक गिरगिट की भांति है जो समय और परिस्थिति के अनुसार अपना रंग बदलता रहता है। समाजवाद साथियों, हम जानते हैं समाजवाद को निश्चित सिद्धांत नहीं है, बल्कि क्या है, एक विचारधारा है। बल्कि ये क्या है, एक विचारधारा है। और विचारधारा कैसी है? ये गरीबों के कल्याण की विचारधारा है मेरे साथी। ठीक है, तो ये सभी बातों पर हम लोग चर्चा करते हुए चलेंगे। अब चाहे हम लोग इसमें क्रांतिकारी समाजवाद देख लें, चाहे विकासात्मक समाजवाद देख लें, ठीक है। तो इसको एक बार आप लोग लिख लीजिए अपनी कॉपी पर, जो आप लोग इस राजनीतिक सिद्धांत की जो आप लोग कॉपी नोट्स बना रहे हैं, उसमें आप लोग इसका क्या कर लें, पैराग्राफ टाइप का बना लें। देख लें कि भैया ये हमको पढ़ना है। जैसे जैसे हम लोग पढ़ाते चलेंगे, आप लोग टिक मारते हुए चलेंगे। ठीक है भाई, लिखिए जरा। चलिए डाल दीजिए आप लोग पहला चैप्टर। पहला ही चैप्टर हम लोग डाल देते हैं। चलिए मेरे साथी, चलिए भाई, तो पहला चैप्टर अपना राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ, क्षेत्र, उपागम, पद्धतियां, इसके प्रकार, कितने प्रकार का होता है ये। ठीक है भाई। तो राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ, यदि हम साथियों राजनीतिक सिद्धांत के अर्थ की बात करें, तो राजनीतिक सिद्धांत दो शब्दों से मिलकर के बना है। राजनीतिक जो सिद्धांत है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है राजनीति, एक है राजनीति, अगला है सिद्धांत। तो मैंने आपको बताया कि राजनीतिक सिद्धांत दो शब्दों से मिलकर बना है, एक राजनीति, दूसरा है सिद्धांत। ठीक है भैया। ये जो राजनीति होती है, राजनीति का अर्थ होता है सार्वजनिक कल्याण के विषय में किया गया कार्य। सार्वजनिक कल्याण, लोगों के कल्याण के विषय में किया गया कार्य। राज्य अपने सुरक्षा के लिए, लोगों के कल्याण के लिए, सार्वजनिक कल्याण के लिए जो नीतियां तैयार करता है, वो सब राजनीति के अंतर्गत आती हैं। तो साथियों, जो राजनीति है इसका अर्थ क्या है कि सार्वजनिक कल्याण के विषय में, सार्वजनिक कल्याण के विषय में, कल्याण के विषय में किया गया कार्य, किया गया कार्य। तो सार्वजनिक कल्याण के विषय में किया गया कार्य क्या कहलाता है? राजनीति कहलाता है। वही सिद्धांत की यदि मैं बात करूं, तो सिद्धांत का क्या अर्थ है? सिद्धांत का अर्थ है क्रमबद्ध अध्ययन, क्रमबद्ध अध्ययन। ठीक है भैया, बहुत बढ़िया। तो यदि हम इसके शाब्दिक अर्थ की बात करें, यानी कि राजनीतिक सिद्धांत के यदि शाब्दिक अर्थ की बात करी जाए,
यदि मैं शाब्दिक अर्थ की बात करूं, शाब्दिक अर्थ की बात करूं तो शाब्दिक अर्थ क्या है इसका कि सार्वजनिक कल्याण के विषय में, सार्वजनिक कल्याण के विषय में किए गए कार्य का, किए गए कार्य का, किए गए कार्य का क्रमबद्ध अध्ययन, क्रमबद्ध अध्ययन राजनीतिक सिद्धांत कहलाता है। राजनीतिक सिद्धांत कहलाता है। तो सार्वजनिक कल्याण के विषय में किए गए कार्य का क्रमबद्ध अध्ययन क्या कहलाता है? राजनीतिक सिद्धांत कहलाता है। तो ये बात आपको क्लियर समझ में आई? जैसे जैसे मैं लिखता जा रहा हूँ वैसे वैसे आप लोग भी लिखते हुए चलिएगा। क्लियर है भैया? अरे हाँ क्लियर है ना? चलिए बहुत अच्छी बात है। तो ये जो राजनीतिक सिद्धांत है साथियों, मैंने आपको बताया कि ये दो शब्दों से मिलकर के बना है, एक राजनीति, दूसरा सिद्धांत। राजनीति का क्या अर्थ होता है कि सार्वजनिक कल्याण के विषय में किया गया कार्य। क्रमबद्ध अध्ययन मतलब सिद्धांत। तो यदि शाब्दिक अर्थ की बात करी जाए तो हम कह सकते हैं कि सार्वजनिक कल्याण के विषय में किए गए कार्य का क्रमबद्ध अध्ययन ही राजनीतिक सिद्धांत कहलाता है। क्लियर है? चलिए बहुत अच्छी बात है। ये जो राजनीति होती है साथियों, इसका केंद्रीय विषय क्या होता है? तो राज्य होता है। यानी कि राजनीति का केंद्रीय विषय क्या है? राज्य है। हम कह सकते हैं साथियों राजनीति का केंद्रीय विषय क्या है? राज्य है। तो राजनीति का क्या है केंद्रीय विषय? राज्य है। तो हम कह सकते हैं कि एक राज्य के अंतर्गत जितनी भी गतिविधियां होती हैं, जितने भी क्रियाकलाप होते हैं, सब राजनीति कहलाते हैं। यानी कि साथियों मैंने आपको बताया कि राजनीति का केंद्रीय विषय क्या है? राज्य है। यानी कि एक राज्य के अंतर्गत ही सभी गतिविधियां, सभी क्रियाकलाप होंगे और एक जो चिंतक होता है वह साथियों राज्य पर ही क्या करता है? अपना चिंतन करता है। आगे मैं आपको बताऊंगा जब चिंतन हम लोग पढ़ेंगे कल को। तो मैंने आपको बताया कि राजनीति का केंद्रीय विषय क्या है? राज्य है। अर्थात एक राज्य में जितनी भी गतिविधियां घटेंगी, जितनी भी घटनाएं घटेंगी, है ना, वो सब क्या कहलाएंगी? वो सब राजनीति कहलाएंगी। तो हम कह सकते हैं कि एक राज्य के अंतर्गत जितनी भी गतिविधियां या क्रियाकलाप होते हैं सब राजनीति कहलाते हैं। कह सकते हैं साथियों हम लोग कि एक राज्य के अंतर्गत जितने भी गतिविधियां या क्रियाकलाप होते हैं सभी राजनीति कहलाते हैं। सभी राजनीति कहलाती है। क्या कहलाती भैया? सभी चीजें राजनीति कहलाती हैं। यहां तक बात आपको क्लियर आई होगी समझ में। ये जो राज्य होता है, मैंने आपको बताया कि राजनीति का केंद्रीय विषय क्या है? राज्य है। ये जो राज्य होता है साथियों, राज्य समाज से बनता है। राज्य किससे बनता है? तो राज्य समाज से बनता है। राज्य किससे बनता है मेरे साथी? समाज से बनता है। हम जानते हैं कि जब व्यक्ति होते हैं, जब बहुत सारे व्यक्ति मिल जाते हैं, तो वंश या कुल बनता है। वंश या कुल बनता है। जब बहुत सारे वंश और कुल मिल जाते हैं तो क्या बनता है? एक समाज बनता है। क्या बनता है? समाज बनता है। और समाज से क्या बनता है? समाज का ही विस्तारित रूप क्या होता है? राज्य होता है। समाज का विस्तारित रूप क्या होता है? राज्य होता है।
तो हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे समाज में परिवर्तन होता है, हम कह सकते हैं साथियों कि जिस प्रकार जैसे जैसे समाज में परिवर्तन होता है वैसे वैसे हमारा राजनीति में भी परिवर्तन होता है, और जैसे जैसे राजनीति में परिवर्तन होता है वैसे वैसे हमारे राज्य में भी परिवर्तन होता जाता है। बात आपको क्लियर समझ में आई? तो मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे समाज परिवर्तित होगा वैसे वैसे राज्य परिवर्तित होगा, और वैसे वैसे हमारी राज्य में होने वाली राजनीति भी परिवर्तित होगी, क्योंकि साथियों राज्य का समाज का ही विस्तारित रूप क्या है? राज्य है। आपको क्लियर समझ में यहां तक आया होगा? तो देखिए, समझिए जरा एक बार। चलिए देखते हैं, यहां लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है भाई। तो सबसे पहले क्या होते हैं? व्यक्ति होते हैं, ठीक है भैया, व्यक्ति होते हैं। जब व्यक्ति मिल जाते हैं बहुत सारे तो क्या बनता है? वंश बनता है। क्या बनता है भैया? वंश या कुल बनता है, ठीक है। और जब बहुत सारे वंश या कुल मिल जाते हैं तो क्या बनता है? समाज बनता है। क्या बनता है मेरे साथी? ए मेरे रसगुल्लो, क्या बनता है भैया? समाज बनता है। और समाज से क्या बनता है? राज्य बनता है। समाज से क्या बनता है? राज्य बनता है। तो हम कह सकते हैं मेरे साथी कि जैसे 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 हम कह सकते हैं मेरे साथी कि जैसे 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 समाज परिवर्तित होगा वैसे वैसे राज्य भी परिवर्तित होगा तथा उसी आधार पर राजनीति भी परिवर्तित होगी। ठीक है भैया। तो मैंने आपको बताया कि राज्य किससे बनता है? तो राज्य समाज से बनता है। इन समाज का विस्तारित रूप क्या है? राज्य है ना। तो मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे समाज परिवर्तित होगा वैसे वैसे राज्य परिवर्तित होगा, और जैसे जैसे राज्य परिवर्तित होगा राज्य के परिवर्तन के आधार पर ही हमको राजनीति में भी परिवर्तन देखने को मिलेगा, क्योंकि राज्य में क्या होती है? राजनीति होती है साथियों। और राज्य में हम जानते हैं कि जितनी भी गतिविधियां, जितनी भी घटना, जितने भी क्रियाकलाप होते हैं सब राजनीति कहलाते हैं मेरे साथी। हाँ या ना? कि गुरुजी बहुत बढ़िया, यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आई होगी बात, है ना? अरे हाँ या ना? ठीक है जी। तो ये बात आपको क्लियर समझ में आई होगी। मैं बात करूं साथियों कि आज के युग में जो हम राज्य देख रहे हैं, जो वर्तमान में हम लोग जिस राज्य को देखते हैं, जिस राज्य को पढ़ते हैं, जिस राज्य के विषय में चिंतन करते हैं, वह राज्य किसकी देन है? वह राज्य साथियों आधुनिक काल की देन है। वह राज्य आधुनिक काल की देन है। तो हम लोग कह सकते हैं भैया कि वर्तमान में लिखते चलें नीचे, वर्तमान में हम जिस राज्य का अध्ययन करते हैं वह आधुनिक काल यानी कि 16वीं शताब्दी की देन है। यानी कि साथियों आधुनिक काल मतलब जब राष्ट्र राज्य का उदय हुआ, जब 16वीं शताब्दी आई तो साथियों
मध्यकालीन जितनी भी परंपराएं थी उन सबको पीछे छोड़ा गया और मध्यकाल के विरोध में पुनर्जागरण आंदोलन, व्यापारिक वाणिज्य क्रांति, है ना, धार्मिक सुधार आंदोलन, ये सभी आंदोलन, सभी क्रांतियां हुई और उसके परिणाम स्वरूप 16वीं शताब्दी में आधुनिक काल की शुरुआत हुई। और आधुनिक काल की शुरुआत के साथ ही हम लोगों को राष्ट्र राज्य का उदय भी हमको देखने को मिला। तो वर्तमान में जिस राज्य को हम देखते हैं वह राज्य 16वीं शताब्दी की देन माना जाता है, यानी कि यह आधुनिक काल की देन माना जाता है। क्लियर है भैया? अरे हाँ या ना? बहुत बढ़िया। तो ये जो साथियों राजनीति है, मैंने आपको बताया कि राजनीति कहाँ होती है? राज्य में होती है। हाँ या ना? ये जो राजनीति है इसका उदय कहाँ हुआ साथियों? राजनीति का उदय कहाँ हुआ? राजनीति का उदय कहाँ हुआ? हम जानते हैं साथियों कि जो राजनीति है, राजनीति जो है, राजनीति, इसका जो उदय हुआ, उदय कहाँ हुआ? तो उदय हुआ भाई साहब यूनान में। यूनान में इसका उदय हुआ, यूनान। और इसका विकास कहाँ हुआ? यदि विकास की बात करी जाए, विकास यूरोप में हुआ। विकास कहाँ हुआ? विकास यूरोप में हुआ, है ना। तो इसका उदय कहाँ हुआ? उदय यूनान में हुआ और इसका विकास कहाँ हुआ? तो यूरोप में हुआ। इतना आप लोग लिखें। ये जो राजनीति होती है साथियों, राजनीति की अंग्रेजी क्या होती है? पॉलिटिक्स होती है। राजनीति की अंग्रेजी क्या होती है? पॉलिटिक्स होती है। राजनीति की अंग्रेजी क्या है? पॉलिटिक्स है। जो लैटिन शब्द पोलिस से बना है, जो कि लैटिन शब्द किससे बना है? पोलिस से बना है ना, जिसका अर्थ होता है एक नगर राज्य, एक नगर राज्य। तो राजनीति की अंग्रेजी क्या होती है? पॉलिस होती है, जो कि लैटिन शब्द किससे बना है? जो कि राजनीतिक अंग्रेजी पॉलिटिक्स है, मैंने आपको बताया, जो कि लैटिन शब्द पोलिस से बना है। लैटिन शब्द क्या है? पोलिस है, उससे बना है, जिसका अर्थ होता है एक नगर राज्य, एक नगर राज्य। तो हम कह सकते हैं साथियों कि एक नगर राज्य के अंतर्गत जितनी भी गतिविधियां होती हैं, जितने भी क्रियाकलाप होते हैं, सब राजनीति कहलाते हैं। एक और परिभाषा मिल गई आपको कि एक नगर राज्य के अंतर्गत जितनी गतिविधियां होती हैं सब राजनीति कहलाती हैं, है ना। अरे हाँ या ना? चलिए, तो हम लोग पहुंचे यहां तक। कहां तक भैया? पहले इसे रफ कर लीजिए आप लोग, सॉरी, इसे जो है उतार लीजिएगा, उसके बाद मैं इसको रफ कर दूं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए, इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, मुझे पूरी उम्मीद है। यकीन ना हो तो भाई साहब एक बार हम दोबारा रिवीजन करा देंगे, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है साथियों। ठीक है भाई? दोबारा देख लेते हैं हम लोग एक बार। हमने आपको बताया कि राजनीतिक सिद्धांत दो शब्दों से मिलकर बना है, एक राजनीति, दूसरा सिद्धांत। राजनीति का अर्थ होता है सार्वजनिक कल्याण के विषय में किया गया कार्य। सिद्धांत का अर्थ होता है क्रमबद्ध अध्ययन। क्लियर? इसके शाब्दिक अर्थ की बात करी जाए तो हम कह सकते हैं कि सार्वजनिक कल्याण के विषय में किए गए कार्य का क्रमबद्ध अध्ययन राजनीतिक सिद्धांत कहलाता है। बहुत बढ़िया। हमने आपको बताया कि राजनीति का केंद्रीय विषय क्या है? तो राज्य है। राजनीति का केंद्रीय विषय क्या है? राज्य है। अर्थात हम कह सकते हैं जो राज्य है उसके अंतर्गत जितनी गतिविधियां होती हैं वो सब राजनीति कहलाते हैं, जितने क्रियाकलाप होते हैं सब राजनीति कहलाते हैं साथियों। ये जो राज्य है, राज्य किसकी देन है? राज्य समाज की देन है। तो समाज का विस्तारित रूप ही क्या है? राज्य है। हम कह सकते हैं कि राजनीतिक रूप से संगठित समाज को राज्य कहते हैं, कि राजनीतिक रूप से संगठित समाज को क्या कहते हैं? राज्य कहते हैं। ये क्या है? ये राजनीतिक रूप से संगठित समाज है। राजनीतिक रूप से, राजनीतिक रूप से संगठित समाज को क्या कहते हैं? राज्य कहते हैं। तो समाज का विस्तारित रूप क्या है? राज्य है।
तो जैसे जैसे राज्य में परिवर्तन आता, जैसे जैसे समाज में परिवर्तन आता है, वैसे वैसे हमारे राज्य में भी परिवर्तन आता है। और जैसे जैसे राज्य परिवर्तित होता है, वैसे वैसे हमारे राज्य की राजनीति भी परिवर्तित होती है। हम जानते हैं साथियों, जब हमारी स्वतंत्रता प्राप्त हुई, जब हमारा स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमारा क्या था, समाज अलग था, उस समय का राज्य भी अलग था, और उस समय की साथियों राजनीति भी अलग थी, है ना। उसके बाद 10-15 साल बाद समाज में परिवर्तन आया, राजनीति में परिवर्तन आया, राज्य में भी परिवर्तन आया, है ना। इस समय हम लोग 2025 में जी रहे हैं, तो 2025 में समाज अलग है, समाज की डिमांड अलग है, समाज के कार्य अलग हैं, है ना। समाज के सोचने विचारने की क्षमता अलग है, तो राज्य में भी परिवर्तन समाज के अनुसार आ रहा है। तो जैसे जैसे राज्य परिवर्तित हो रहा है, वैसे वैसे वर्तमान की हम लोग देख रहे हैं साथियों की राजनीति में भी परिवर्तन हमको देखने को मिल रहा है ना। तो वर्तमान में हम लोगों को राजनीति में परिवर्तन देखने को मिल रहा है, क्योंकि समाज बदल रहा है साथियों, क्योंकि समाज बदल रहा है। जैसे जैसे समाज बदलता है, वैसे वैसे साथियों राज्य बदलता है, और जैसे जैसे राज्य बदलता है, वैसे वैसे राजनीति भी बदलती रहती है। अरे हाँ या ना, बहुत अच्छे। तो ये मैंने आपको बताया, ठीक है। तो वर्तमान में हम जिस राज्य को देखते हैं, वह आधुनिक काल की देन मानी जाती है, ठीक है साथियों। इतना मैंने आपको बातें बताई होंगी, ठीक है। ये जो राजनीति है, इसका उदय कहाँ हुआ, तो यूनान में हुआ, इसका विकास कहाँ हुआ, यूरोप में हुआ। क्लियर। आगे बात करते हैं, ये जो राजनीति है इसकी अंग्रेजी क्या होती है, पॉलिटिक्स होती है। चलिए, चलिए भाई साथियों, तो हमने आपको बताया कि भैया राजनीति की अंग्रेजी क्या होती है। राजनीति की अंग्रेजी पॉलिटिक्स है। राजनीति की अंग्रेजी पॉलिटिक्स होती है जो लैटिस शब्द या यूनानी शब्द पोलिस से बना है, पोलिस से बना है, जिसका अर्थ एक नगर राज्य होता है। जिसका अर्थ क्या होता है, एक नगर राज्य होता है। अर्थात एक नगर राज्य के अंतर्गत जितनी गतिविधियां होती हैं, सभी राजनीति कहलाती हैं। साथियों आप लोग लिखते चलें, सभी राजनीति कहलाती है। इतना आपको ध्यान रखना होगा।
राजनीति शब्द का सबसे पहले प्रयोग करने वाले कौन थे साथियों? आपसे पूछा जाता है कि राजनीति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो राजनीति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, राजनीति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, राजनीति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अरस्तु ने किया। किसने किया भैया? अरस्तु ने किया। अरस्तु की क्या थी? अरस्तु की पुस्तक का ही क्या नाम था? अरस्तु की पुस्तक जो थी उसका नाम ही क्या था? पॉलिटिक्स था। अरस्तु के ग्रंथ या पुस्तक का नाम ही क्या था? पॉलिटिक्स था। पॉलिटिक्स था साथियों। हम जानते हैं साथियों कि इन अरस्तु को ही क्या कहा जाता है? राजनीतिक विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। ये जो अरस्तु थे, अरस्तु को ही क्या कहा जाता है? राजनीतिक विज्ञान का जनक कहा जाता है। राजनीतिक विज्ञान का जनक कहा जाता है। राजनीतिक विज्ञान का जनक कहा जाता है। किसको? अरस्तु को ही कहा जाता है। क्लियर है? क्यों कहा जाता है साथियों? आपसे पूछा जाता है। क्योंकि हम जानते हैं मेरे साथी कि जो इनके गुरु थे प्लेटो, अरस्तु के गुरु प्लेटो और प्लेटो के गुरु सुकरात, है ना? ऐसे ही है जी साहब, ऐसे ही है। तो इनके जो गुरु थे प्लेटो ने राजनीति शास्त्र और नीति शास्त्र, यानी कि राजनीति शास्त्र और नीति शास्त्र को एक साथ मिलाकर के पढ़ा। वो एक साथ मिलाकर के पढ़ते थे, इसलिए वह दार्शनिक राजनीति विज्ञान के जनक कहलाए। कौन? प्लेटो। वही साथियों अरस्तु ने राजनीति शास्त्र और नीति शास्त्र को पूर्णतः पृथक किया और राजनीति को क्रमबद्ध और वैज्ञानिक बनाया। इसलिए अरस्तु को हम लोग राजनीतिक विज्ञान का जनक भी कहते हैं। अरे हाँ या ना? बिल्कुल सही बात है साथियों। क्यों कहते हैं राजनीति विज्ञान का जनक भैया? क्यों कहते हैं इन्हें? क्योंकि इन्होंने राजनीति शास्त्र एवं राजनीति शास्त्र और नीति शास्त्र इन दोनों को क्या किया? इन दोनों का अलग अलग अध्ययन किया, अलग अलग अध्ययन किया तथा राजनीति शास्त्र और नीति शास्त्र को पूर्णतः पृथक किया। पूर्णतः पृथक किया और राजनीति को क्रमबद्ध और वैज्ञानिक बनाया। तो इसलिए साथियों हम अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक कहते हैं, क्योंकि इन्होंने राजनीति शास्त्र और नीति शास्त्र को क्या किया? पूर्णतः पृथक किया। वही बल्कि यह काम प्लेटो नहीं कर पाए। प्लेटो ने राजनीति शास्त्र और नीति शास्त्र इन दोनों को मिला करके एक साथ मिला करके पढ़ा। समझ रहे हैं साथियों आप लोग? अरे हाँ या ना? अरे हाँ या ना साथियों? तो मैंने आपको बताया कि ये जो अरस्तु थे, अरस्तु ने राजनीति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया और साथियों राजनीति को सर्वोच्च विज्ञान बताया। किसने? अरस्तु ने। यहां लिखे अरस्तु ने राजनीति को सर्वोच्च विज्ञान कहा। सर्वोच्च विज्ञान कहा। तो अरस्तु ने
राजनीति को क्या कहा भैया? सर्वोच्च विज्ञान कह करके पुकारा है, सर्वोच्च विज्ञान कह करके पुकारा। अरस्तु ने राजनीति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग भी किया, हम लोग ये भी जानते हैं, इसलिए अरस्तु आगे चल करके क्या कहलाए? राजनीति विज्ञान के जनक भी कहलाए। ये जो राजनीति है साथियों, राजनीति को अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नामों से पुकारा है, यानी कि राजनीति को भिन्न भिन्न विद्वानों ने अलग अलग नामों से पुकारा। राजनीति को भिन्न भिन्न विद्वानों द्वारा अलग अलग नामों से पुकारा गया। सबसे पहले एक हैं विलियम गाडविन। तो जो विलियम गाडविन है, विलियम गाडविन कहते हैं कि इन्होंने राजनीति विज्ञान शब्द का प्रयोग किया। राजनीति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो अरस्तु ने किया। लेकिन राजनीतिक विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो विलियम गाडविन ने किया। इन्होंने क्या किया भैया? राजनीतिक विज्ञान शब्द का प्रयोग किया। तो इन्होंने राजनीतिक विज्ञान शब्द का प्रयोग किया। किन्होंने? विलियम गाडविन ने। एक है फ्रेडरिक पोलक ने राजनीति का विज्ञान शब्द का प्रयोग किया। राजनीति का विज्ञान शब्द का प्रयोग किया। किसने? फ्रेडरिक पोलक ने। एक है बिस्मार्क ने राजनीति को संभाव्य कला कहा। तो बिस्मार्क ने राजनीति को संभाव्य कला कह करके पुकारा। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भैया राजनीतिक विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो किसने किया? राजनीतिक विज्ञान शब्द का प्रयोग किसने किया? सबसे पहले तो विलियम गाडविन ने किया। राजनीति का विज्ञान शब्द का प्रयोग किसने किया? तो फ्रेडरिक पोलक ने किया। बिस्मार्क ने राजनीति को संभाव्य कला कहा। जो फ्रेडरिक पोलक थे साथियों, फ्रेडरिक पोलक ने राजनीति को दो भागों में बांटा। जो राजनीति थी, राजनीति को दो भागों में बांटा। पहली सैद्धांतिक राजनीति, दूसरा इन्होंने बताया व्यवहारिक राजनीति। सैद्धांतिक जो राजनीति है इसका संबंध किससे बताया इन्होंने कहा कि जो सैद्धांतिक राजनीति है इसका संबंध राज्य की मूल समस्याओं से है। राज्य की मूल समस्याओं से है। ठीक है भैया, तो राज्य की मूल समस्याओं से किसका संबंध है? तो सैद्धांतिक राजनीति का संबंध है। वहीं व्यवहारिक राजनीति का संबंध इन्होंने राज्य के क्रियाकलाप से बताया, यानी कि राज्य में होने वाले क्रियाकलाप से। यानी कि
राज्य के क्रियाकलापों से बताया। यानी कि इसका संबंध राज्य के क्रियाकलापों से बताया। राज्य में जो कार्य किए जाते हैं, है ना, उनसे बताया। व्यवहारिक राजनीति का संबंध। सैद्धांतिक राजनीति, इसका संबंध किससे बताया? तो राज्य की मूल समस्याओं से बताया। किसने? फ्रेडरिक पोलक ने राजनीति को दो भागों में बांटा साथियों। क्लियर है भैया? बहुत अच्छे। यहां तक आप लोगों को बात समझ में आई होगी। तो ये थी साथियों हमारी बेसिक जानकारी। क्लियर है ना? तो राजनीति के विषय में इतनी जानकारी आपको पता चली। राजनीतिक सिद्धांत के अर्थ भी पता चला, है ना, उसके बारे में पता चला कि भैया सबसे सर्वप्रथम राजनीति शब्द का प्रयोग किसने किया? तो अरस्तू ने किया। राजनीतिक विज्ञान का जनक अरस्तू को कहा जाता है ना। उसके बाद इसका केंद्रीय विषय क्या है? तो राज्य है। राज्य किससे बनता है? तो समाज से बनता है। राज्य किससे बनता है? समाज से बनता है। यानी कि राजनीतिक रूप से संगठित समाज को राज्य कहते हैं। यानी कि जैसे जैसे हमारा समाज परिवर्तित होगा, वैसे वैसे राज्य परिवर्तित होगा, वैसे वैसे राज्य में होने वाली राजनीति भी परिवर्तित होगी। ठीक है भैया? हाँ जी। तो उसके बाद मैंने आपको राजनीति को भिन्न भिन्न विद्वानों ने अलग अलग नामों से पुकारा। जैसे राजनीति को सर्वोच्च विज्ञान किसने कहा? तो अरस्तू ने कहा। राजनीतिक विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो विलियम गाडविन ने किया। राजनीति का विज्ञान शब्द का प्रयोग किसने किया? का विज्ञान शब्द का प्रयोग, मत समझ रहे हो? राजनीति का विज्ञान शब्द का प्रयोग किसने किया? तो फ्रेडरिक पोलक ने किया। वहीं बिस्मार्क ने राजनीति को संभाव्य कला कहकर के पुकारा है साथियों। फ्रेडरिक पोलक ने राजनीति को दो भागों में बांटा, एक सैद्धांतिक राजनीति, एक व्यवहारिक राजनीति। सैद्धांतिक राजनीति का संबंध इसने राज्य की जो मूल समस्याएं हैं उनसे बताया। वहीं व्यवहारिक राजनीति के संबंध राज्य के क्रियाकलापों से इन्होंने बताया। यहां तक आपको बात समझ में क्लियर आई होगी। अरे ठीक है भैया, बहुत अच्छे। आगे बात करेंगे हम लोग, किस पर बात करेंगे? बात करेंगे ये जो राजनीतिक सिद्धांत है, राजनीतिक सिद्धांत कितने प्रकार का होता है साथियों। राजनीतिक सिद्धांत कितने प्रकार का होता है, इस संबंध में हम लोग बात करेंगे। ठीक है भैया? बहुत बहुत अच्छे, बहुत अच्छे भैया जी, बहुत अच्छे। चलिए, बहुत अच्छा समझ रहे हैं आप लोग, बहुत अच्छा समझ रहे हैं। जितना अच्छा आप लोग समझेंगे, जितना अच्छा आप लोग नोट करेंगे, हमको भी उतना अच्छा लगेगा साथियों। क्यों? पहली क्लास है, पहली क्लास में आप लोगों को हो सकता है आप लोगों को अच्छा ना लगे, लेकिन साथियों लगातार आप लोग जैसे जैसे बने रहेंगे, मेरी और भी प्लेलिस्ट बनी हुई हैं, आप लोग देख सकते हैं। लगभग 200 से 250 क्लासें पढ़ी हुई मेरी, एक से एक बेहतर ढंग से मैंने आपको क्लासें पढ़ाई हुई हैं। तो जैसे जैसे आप लोग बढ़ेंगे मेरे साथ आगे, वैसे वैसे आपको सहानुभूति मिलेगी कि हाँ, कुछ तो समझ में आ रहा है। साथियों, आपको बिल्कुल भी कतई समझ में ना आता हो तब भी आप मेरी क्लास देख सकते हैं। पहली क्लास है, पहली क्लास में तो लगता ही है भाई, थोड़ा बहुत तो इधर उधर जाता ही है दिमाग से, सब कुछ नहीं आता ना। लेकिन जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे आप लोगों को समझ में आता चला जाएगा। चलिए वे साथियों, बात करें राजनीतिक सिद्धांत की। चलिए भैया, राजनीतिक सिद्धांत की यदि बात करी जाए
तो ये जो राजनीतिक सिद्धांत है मेरे साथी, राजनीतिक सिद्धांत दो प्रकार का होता है। पहला होता है परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत, परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत, ठीक है। दूसरा होता है अपना आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत, आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत, इसी को हम लोग व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं, ठीक है भैया। ये जो परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत था, यह लिख लीजिए ऊपर, ये साथियों 16वीं शताब्दी से लेकर और 19वीं शताब्दी तक विद्यमान रहा, ठीक है। और ये जो आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत है, यह 20वीं शताब्दी में आया। कब आया भैया? 20वीं शताब्दी में आया। मूल रूप से कहा जाए तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसकी क्या हुई? उत्पत्ति हुई। ये सामने निकल करके आया। तो साथियों डायग्राम बना लें आप लोग, और डायग्राम बना करके हम लोग क्या करें, दोनों में अंतर करके पढ़ लेंगे। जब भी आप लोगों को दो चीज़ दिखाई दें तो दोनों चीज़ों में कहीं ना कहीं आपको अंतर करके पढ़ना चाहिए। जब दोनों चीज़ों में अंतर करके पढ़ेंगे, दो सिद्धांतों में अंतर करके पढ़ेंगे, तो आप लोगों को बेहतर ढंग से कोई भी चीज़ समझ में आ जाएगी, ठीक है भैया। चलिए चलिए ये क्या है? यह है परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत इसे हम लोग कहते हैं। यह जो विद्वान था साथियों, हम जानते हैं यह जो विद्वान रहा, ये 16वीं शताब्दी से लेकर और 19वीं शताब्दी तक यह विद्यमान रहा। 19वीं शताब्दी तक यह रहा। अगला आता है, हम जानते हैं इसे कहते हैं आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत, ठीक है भैया। तो इसको क्या कहते हैं? आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत कहते हैं। ये कब आया? तो ये 20वीं शताब्दी में अस्तित्व में आया। मूल रूप से कहा जाए तो यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हमको अस्तित्व में देखने को मिला। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। समझते हैं जरा एक एक करके हम लोग। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत क्या है। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत जो है साथियों, इसका जो दृष्टिकोण है, इसका जो देखने का नजरिया है, देखने का नजरिया ही मतलब दृष्टिकोण है। इसका जो दृष्टिकोण है वो कैसा है? वह दार्शनिक है, वह दार्शनिक है। इसका जो दृष्टिकोण है, दृष्टिकोण क्या है? दार्शनिक है, दार्शनिक है। यानी कि किसी बिंदु पर तर्क वितर्क के माध्यम से पहुंचा जाता है। यहां पर बातें आदर्शवादी तरीके से होती हैं। यहां बातें कल्पनाओं में होती हैं अधिकतर, बातें कल्पनाओं में होती हैं अधिकतर। तो तर्क वितर्क के माध्यम से किसी निष्कर्ष तक पहुंचा जाता है। कहां पर? इसके दृष्टिकोण से, इसके दृष्टिकोण के माध्यम से। क्या है दृष्टिकोण? दार्शनिक दृष्टिकोण है। ये क्या है साथियों? यह है, ये जो परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत है,
यह है आदर्शों, मूल्यों एवं मानकों पर आधारित है। यह आदर्शों, मूल्यों एवं मानकों पर आधारित है। यह तथ्यों के अध्ययन पर बल नहीं देता। यह तथ्यों के अध्ययन पर बल नहीं देता। तो यह तथ्यों के अध्ययन पर बल नहीं देता है, बल्कि यह राज्य सरकार, संप्रभुता अर्थात संस्थाओं के अध्ययन पर बल देता है। तो मैंने आपको बताया कि यह दृष्टिकोण कैसा है, इसका दार्शनिक दृष्टिकोण है। यह आदर्श, मूल्य एवं मानकों पर आधारित है। यह राज्य सरकार, संप्रभुता अर्थात संस्थाओं के अध्ययन पर भी बल देता है। इन संस्थाओं के अध्ययन पर ही क्या देता है? बल देता है। यह तथ्यों के अध्ययन पर बल नहीं देता। यह तथ्यों के अध्ययन पर बल नहीं देता तथा यह मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार को जानने की उपेक्षा करता है। यह मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार की करता है, उपेक्षा करता है, यानी कि उसको जानने का प्रयास नहीं करता। यानी कि यह मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार की उपेक्षा करता है। तो यह मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार की करता है, उपेक्षा करता है, उसको जानने का प्रयास नहीं करता, बल्कि यह राज्य सरकार, संप्रभुता संस्थाओं के अध्ययन पर ही बल देता है। यह संस्थाओं के अध्ययन में ही खोया रहा। इसने मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार की जानने की उपेक्षा करी। इसने मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार को जानने का प्रयास नहीं किया। समझ रहे हैं आप मेरी बात? ये क्या है? यह साथियों, यह स्वायत्त नहीं है। ये क्या है? यह स्वायत्त नहीं है। ये क्या है मेरे साथी? यह स्वायत्त नहीं है। स्वायत्त नहीं है। यह स्वायत्त नहीं है, बल्कि यह अपनी अध्ययन सामग्री अपनी अध्ययन सामग्री इतिहास, दर्शन तथा कानून से प्राप्त करता है। कानून से प्राप्त करता है। इसमें यह कौन कौन से पद्धति पर विश्वास करता है? यह ऐतिहासिक पद्धति, कानूनी पद्धति, द्वंद्वात्मक पद्धति, इसे ही हम लोग बोलते हैं चिंतन मूलक पद्धति। मैं विश्वास करता है और जो इसमें पद्धति उपयोग हुई है वही इसमें उपागम भी उपयोग हुआ होगा साथियों, है ना? तो लिखिए
ये है ऐतिहासिक उपागम, ऐतिहासिक उपागम, कानूनी उपागम, कानूनी उपागम, चिंतन मूलक उपागम, इन सभी पर विश्वास करता है, विश्वास करता है। तो ये चिंतन मूलक उपागम इन सभी उपागमों पर क्या करता है, विश्वास करता है। साथियों, एक उपागम के अंतर्गत क्या आती है, कई पद्धत आती है, कई पद्धत आती है। किसी विषय का अध्ययन करते समय हम लोग एक उपागम के अंतर्गत कई पद्धतियों का प्रयोग करते हैं, कई पद्धतियों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि यह क्या है, यह स्वायत्त नहीं है, बल्कि अपनी अध्ययन सामग्री इतिहास, कानून, दर्शन इन सब से प्राप्त करता है। ये कौन कौन सी पद्धत पर विश्वास करता है, तो ये ऐतिहासिक पद्धत, यानी कि ऐतिहासिक पद्धत किसे कहते हैं, ऐतिहासिक पद्धत हम उसे कहते हैं जैसे किसी विषय का अध्ययन करने के लिए हमें इतिहास का सहारा लेना पड़े। किसी विषय का अध्ययन करते हुए हम लोग किसका सहारा लें, इतिहास का सहारा लें, यानी कि अतीत का सहारा लें। तो जब हम किसी विषय का अध्ययन करते समय अतीत का, इतिहास का सहारा लेते हैं, वही क्या है, ऐतिहासिक पद्धत का हमने प्रयोग किया है ना, वही हमने ऐतिहासिक पद्धत का प्रयोग किया। यदि हम लोग किसी विषय का अध्ययन करने के लिए कानून का उपयोग कर रहे हैं, कानून का प्रयोग कर रहे हैं, तो वो क्या है, कानूनी पद्धत है। और यदि हम तर्क वितर्क के माध्यम से क्या पहुंच रहे हैं, किसी निष्कर्ष तक पहुंच रहे हैं, नैतिकता के माध्यम से, तर्क वितर्क के माध्यम से हम लोग वहां तक पहुंच रहे हैं, तो हम क्या हैं, द्वंद्वात्मक पद्धति या चिंतन मूलक पद्धति पर विश्वास कर रहे हैं। तो ये सब बातें थी साथियों। ठीक है भैया, तो परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत क्या है, इसका दृष्टिकोण दार्शनिक है ना। यह आदर्शों, मूल्य एवं मानकों पर आधारित है। यह तथ्यों के अध्ययन पर बल नहीं देता, बल्कि किस पर बल देता है, यह राज्य सरकार संप्रभुता यानी कि इन सभी संस्थाओं में खोया रहा। इसने मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार की क्या की, उपेक्षा करी। इसने मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार को जानने का प्रयास नहीं किया साथियों। यह स्वायत्त नहीं है, मैंने आपको बताया, इन सभी से अपने अध्ययन सामग्री प्राप्त करता है। ये जो परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत है मेरे साथी, परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत किस पर, परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत निगमन पद्धति पर आधारित है। निगमन पद्धति, कौन सी पद्धति भैया, निगमन पद्धति पर आधारित है। ये लीजिए नई चीज, निगमन पद्धति पर आधारित है। कौन सी पद्धति मेरे साथी, मेरे लाडलो, कौन सी पद्धति भैया, निगमन पद्धति पर आधारित है। तो निगमन पद्धति क्या होती है, और निगमन पद्धति वह पद्धति होती है जिसमें सामान्य से विशेष की ओर चला जाता है। जिसमें क्या चला जाता है, जिसमें भैया सामान्य से विशेष की ओर चला जाता है। सामान्य से किसकी ओर, विशेष की ओर चला जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, निगमन पद्धति कहते हैं। या जिसका उत्तर पहले से मालूम हो, या जिसका उत्तर पहले से पता हो, पहले से पता हो या मालूम हो, बात एक ही है, जिसका उत्तर पहले से पता हो। जैसे गणित, ज्यामिति, दर्शन। ठीक है भैया, तो ये क्या है, ये निगमन पद्धति में विषय आते हैं। कौन कौन से, गणित है, ज्यामिति है, दर्शन है। ठीक है भैया, चलिए बहुत अच्छी बात है, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, बहुत है मेरे अच्छे साथी हैं आप लोग, ध्यान रखेंगे। तो परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के विषय में आप लोगों को इतना ध्यान रखना है। जब मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा तो एक एक बात बताते हुए चलूंगा।
ठीक है भैया जी, बिल्कुल। चलिए बात करते हैं आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की। बात करें तो आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत का जो दृष्टिकोण है, जो दृष्टिकोण है वो क्या है मेरे साथी? वो वैज्ञानिक है। वो क्या है? वो वैज्ञानिक है। तो इसका दृष्टिकोण कैसा है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। इसका दृष्टिकोण कैसा है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। यह क्या करता है? यह साथियों तथ्यों के अध्ययन पर बल देता है। ये किस पर बल देता है? ये फैक्ट पर बल देता है, बल्कि परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत नहीं देता। ये क्या करता है? यह तथ्यों के अध्ययन पर बल देता है, बल देता है। तथ्यों के अध्ययन पर बल देता है। यह मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार को जानने का प्रयास करता है। जानने का प्रयास करता है। तो यह मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार को जानने का प्रयास करता है। इतनी बात आपको क्लियर समझ में आई? अरे हाँ या ना? यह साथियों यह संस्थाओं के अध्ययन पर बल नहीं देता। यह संस्थाओं के अध्ययन पर बल नहीं देता, पर बल नहीं देता है। तो यह संस्थाओं के अध्ययन पर बल नहीं देता है। ठीक है भैया। और बात जाने इसमें कि यह क्या है? यह स्वायत्त है। यह क्या है? यह स्वायत्त है। यह क्या है? यह स्वायत्त है। यह स्वायत्त है अर्थात यह अपनी अध्ययन सामग्री किसी से प्राप्त नहीं करता। यह कौन कौन सी पद्धति पर विश्वास करता है? तो यह वैज्ञानिक पद्धति, मनोवैज्ञानिक पद्धति, मनोवैज्ञानिक पद्धति, मनोवैज्ञानिक पद्धति है ना, एवं वैज्ञानिक उपागम पर विश्वास करता है, पर विश्वास करता है। ये जो आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत है साथियों, यह कौन सी पद्धति? आगमन पद्धति पर आधारित है। आगमन पद्धति पर आधारित है। यह आगमन पद्धति पर आधारित है। कौन सी पद्धति भैया? ये जो है यह आगमन पद्धति पर आधारित है। आगमन पद्धति को ही हमको क्या बोलते हैं? अनुभव मूलक पद्धति भी बोलते हैं। आगमन पद्धति या अनुभव मूलक पद्धति, अनुभव मूलक पद्धति, अनुभव मूलक पद्धति, इसी को हम लोग स्वउद्देश्य मूलक पद्धति भी बोलते हैं। ठीक है। तो ये आगमन पद्धति पर आधारित है। आगमन पद्धति क्या होती है भैया? आगमन पद्धति उसे कहते हैं जो जैसे हमने निगमन पद्धति में बताया कि ये सामान्य से विशेष की ओर चलती है, वही आगमन पद्धति क्या है? ये उल्टे चलती है, ये विशेष से सामान्य की ओर चलती है। ये जो आगमन पद्धति है, आगमन पद्धति भैया विशेष से क्या चलती है? यह विशेष से सामान्य की ओर चलती है, विशेष से सामान्य की ओर चलती है। अर्थात इसमें हमें पहले से उत्तर मालूम
नहीं होता है। क्लियर है भैया? चलिए, तो हम लोगों ने आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के विषय में क्या बात करी। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के विषय में मैंने आपको बताया कि इसका दृष्टिकोण क्या है, वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, ये विज्ञान की बात करता है ना, तर्कपूर्ण है। यह तथ्यों के अध्ययन पर बल देता है। किस पर बल देता है? जहां हमने आपको बताया कि जहां परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत तथ्यों को अध्ययन पर बल नहीं देता, वहीं हमारा आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत तथ्यों के अध्ययन पर बल देता है। जहां मैंने आपको बताया कि परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत राज्य सरकार संप्रभुता अर्थात संस्थाओं के अध्ययन में ही खोया रहा, इसने मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार को जानने की उपेक्षा करी। वहीं वैज्ञानिक राजनीतिक सिद्धांत या आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत, यह मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार को इसने जानने का प्रयास किया और इसने संस्थाओं के अध्ययन पर बल नहीं दिया इसने। ठीक है भैया जी? तो ये स्वायत्त है या अपनी अध्ययन सामग्री किसी से भी प्राप्त नहीं करता। यह वैज्ञानिक पद्धत, मनोविज्ञान पद्धत, वैज्ञानिक उपागम इन सब पर आधारित है, इन सब में विश्वास करता है। ये सभी बातें मैंने आपको बताई साथियों। क्लियर है भैया? तो राजनीतिक सिद्धांत दो प्रकार का है, एक परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत, एक होता है आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत। यहां से भाई साहब क्वेश्चन पूछता है गारंटी के साथ। आपसे मान के लिए पूछ लिया कि आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत किस पर बल देता है, तो आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत किस पर बल देता है? आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत किस पर बल देता है भैया? तथ्यों के अध्ययन पर बल देता है और मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार को जानने का प्रयास करता है। ठीक है भैया, ये ध्यान रखिएगा। इसे रफ करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि जो परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत है, परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के विषय में कुछ विद्वान हैं, इसके जो समर्थक हैं, उन्होंने अपनी कोई ना कोई बात कही है, उन्होंने अपने अपने कथन कहे हैं, वो हम लोग देखते हैं साथियों। ठीक है भैया? चलिए, उतार लीजिए, इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई। ऐसा कंटेंट साथियों आप लोग हज़ारों रुपये भी खर्च करेंगे, हज़ारों रुपये, उसके बावजूद भी आपको नहीं मिलने का है, और ऐसा समझाने वाला व्यक्ति भी आपको नहीं मिलने का है। मुझे पता है लोग पीपीटी से पढ़ाते हैं ऑनलाइन के सेक्टर में साथियों, मैंने भी काफ़ी पढ़ा है और मैं भी लगभग काफ़ी सालों से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, मैंने ऑफलाइन भी पढ़ाया कई साल। तो जो पढ़ाने में मज़ा और जो पढ़ने में मज़ा है साथियों, वो बिना पीपीटी के है। क्योंकि पीपीटी से आते हैं मास्टर, बकवास करके चले जाते हैं, ना बालक को पता है ना कहा बताया, ना भैया मास्टर को पता है हमने कहा बताया। जो लिखा हुआ था वो बता दिया। ठीक है, हाँ जी। क्योंकि जब उन्हें ही ना पता तो बालक से क्या अपेक्षा करते हैं कि भैया बालक को याद करेगा, है? ठीक है, तो मैं क्या बता रहा था कि परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के विषय में विद्वानों ने, इसके जो समर्थक हैं, उनके क्या क्या कथन हैं साथियों। ठीक है भैया, इसके क्या क्या कथन इन लोगों ने कहे हैं, तो हम लोग देखते हैं मेरे साथी। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत से संबंधित महत्वपूर्ण कथन डाल दीजिए टॉपिक। परंपरागत 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 राजनीतिक सिद्धांत
से संबंधित महत्वपूर्ण कथन। तो परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत से संबंधित महत्वपूर्ण कथन की यदि बात करी जाए तो भैया देखते हैं किन किन के कथन हैं। हम जानते हैं कि सबसे पहले तो भाई साहब गार्नर ही आते हैं। गार्नर ने राजनीतिक विज्ञान की सर्वश्रेष्ठ परिभाषा दी है साथियों। गार्नर कहते हैं, गार्नर का क्या कथन है यहाँ पर? गार्नर कहते हैं कि राजनीति विज्ञान का उदय और अंत राज्य में होता है। राजनीति विज्ञान का उदय और अंत कहाँ होता है? राज्य में होता है। गार्नर का कथन है। गार्नर समझते रहे साथियों। गार्नर, गार्नर का कथन है। गार्नर का कथन, तो गार्नर का क्या कथन है? गार्नर कहते हैं कि राजनीतिक विज्ञान का उदय और अंत राज्य में होता है। राज्य में होता है। ये कौन कहते हैं? ये गार्नर कहते हैं। एक है साथियों, एक है अपने गेटल। गेटल पहले लिख लीजिएगा, उसके बाद मैं आपको याद करने की ट्रिक बताऊंगा, याद कैसे किया जाता है। उसके बाद है अपने गेटल। तो गेटल क्या कहते हैं? गेटल का कथन है, गेटल का कथन। गेटल क्या कहते हैं मेरे साथी? गेटल कहते हैं राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत अतीत, वर्तमान तथा भविष्य के साथ साथ अतीत, वर्तमान तथा भविष्य के साथ साथ राज्य संगठन एवं राजनीति के मूल तथ्यों, राजनीति के मूल तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। अध्ययन किया जाता है। तो ये कौन कहता है? ये भैया गेटल का कथन है कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत अतीत, वर्तमान तथा भविष्य के साथ साथ राज्य संगठन एवं राजनीति के मूल तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। यह गेटल कहते हैं। एक है पोलक, एक है भैया पोलक, फ्रेडरिक पोलक। फ्रेडरिक पोलक, फ्रेडरिक पोलक क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि राजनीतिक विज्ञान उसी तरह एक विज्ञान है, उसी तरह एक विज्ञान है जिस तरह नीति शास्त्र एक विज्ञान है। नीति शास्त्र एक विज्ञान है। ठीक है भैया, बहुत बढ़िया। ये कौन है? फ्रेडरिक पोलक है। एक है लॉर्ड व्राइस। कौन है? लॉर्ड व्राइस है। लॉर्ड व्राइस, लॉर्ड व्राइस कहते हैं साथियों, लॉर्ड व्राइस कहते हैं कि राजनीति विज्ञान मौसम विज्ञान की तरह एक परिवर्तित विज्ञान है। राजनीति विज्ञान, कौन है? लॉर्ड व्राइस। लॉर्ड व्राइस, लॉर्ड व्राइस कहते हैं कि राजनीतिक विज्ञान
राजनीतिक विज्ञान मौसम विज्ञान की तरह, मौसम विज्ञान की तरह एक परिवर्तित विज्ञान है, परिवर्तित विज्ञान है। एक है भाई साहब बिलोबी। कौन है? बिलोबी। कौन है भैया? एक है बिलोबी। बिलोबी कहते हैं, बिलोबी कहते हैं कि राजनीतिक विज्ञान में राज्य सरकार एवं कानून की व्याख्या की जाती है। यानी बिलोबी कहते हैं कि राजनीतिक विज्ञान में राज्य सरकार एवं कानून की व्याख्या की जाती है। बिलोबी कहते हैं कि राजनीतिक विज्ञान में, राजनीतिक विज्ञान में, राजनीतिक विज्ञान में राज्य सरकार एवं कानून की व्याख्या की जाती है, कानून की व्याख्या की जाती है, की जाती है। ठीक है भाई साथियों। तो साथियों जिंदाबाद रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। चलिए भैया देखते हैं मैंने आपको क्या बताया। मैंने आपको बताया साथियों कि परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत, मैंने आपको बताया साथियों कि जो परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत है, परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के जो समर्थक हैं, परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के समर्थकों ने अपने अपने विचार दिए, अपने अपने उनके कथन आए। उन्होंने क्या क्या कथन दिए? सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि गार्डनर कहते हैं कि राजनीति का अंत और, यानी कि जो राजनीति है, जो राजनीति विज्ञान है, उसका अंत और उदय दोनों कहाँ होते हैं? राज्य में होता है। यानी कि उसका उदय भी राज्य में होता है, उसका अंत भी राज्य में होता है। दूसरी बात करते गेटल की, बात करते साथियों गेटल की। गेटल से याद आ रहा होगा आपको गेट। ए भैया ध्यान दीजिए, इधर देखो। तो गेटल से ध्यान आ रहा होगा गेट। जब आप लोग गेट में बैठ जाते हैं, जब हम लोग गेट पर बैठ जाते हैं, तो गेट पर बैठ करके हम लोग क्या सोचते हैं? हम लोग कभी अतीत की बात करते हैं, कभी वर्तमान की बात करते हैं, कभी भविष्य की बात करते हैं भैया। को वो ऐसा था, फिर हमने ये काम करा, हम वहाँ गए, वहाँ घूमे, है ना। तुमने अतीत की बात करी कि अब हमारी ऐसी स्थिति आ गई, कब क्या हुआ कि अब वो दूर चला गया। तुमने वर्तमान की भी बात करी कि हम आगे देखेंगे, कभी मिलेगा तो जीवन में। हमने भविष्य की बात करी, हम गेट पर बैठे हुए ये बातें सोच रहे हैं। हम अतीत की भी बात करते हैं, हम वर्तमान की बात करते हैं, हम भविष्य की भी बात करते हैं साथियों। तो जहाँ अतीत, वर्तमान, भविष्य तीनों की बात हो, और कहाँ पर? गेट पर बैठ करके। या समझ जाइएगा, गेट से मतलब गेटल कहते हैं। गेटल क्या कहते हैं? गेटल कहते हैं राजनीति विज्ञान के अंतर्गत अतीत, वर्तमान तथा भविष्य के साथ साथ, अतीत, वर्तमान, भविष्य, अतीत, वर्तमान, भविष्य के साथ साथ राजनीति के मूल तथ्यों, इन सभी का अध्ययन किया जाता है। यानी कि अतीत, वर्तमान तथा भविष्य के साथ साथ राज्य संगठन एवं राजनीति के मूल तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। तो अतीत की बात करते हैं हम लोग यहाँ पर, वर्तमान की बात करते हैं साथियों, हम लोग यहाँ पर भविष्य की भी बात करते हैं। बात करते हैं फ्रेडरिक पोलक की। पोलक मतलब समझ रहे हो? पोलक मतलब पोल खोल देना, समझ रहे हो? जैसे कोई कह दे कि भैया आज हम तेरी पोल खोलेंगे। क्या खोलेंगे? आज हम तेरी पोल खोलेंगे। पोल का खोलेंगे तो देख लो कब पोल खोलेंगे भाई साहब। पोल खोलेंगे, ये कहते हैं कि राजनीति विज्ञान उसी तरह से विज्ञान है जिस तरह से नीति शास्त्रीय विज्ञान है। इन्होंने पोल खोल दी किसकी? राजनीति विज्ञान की। कि राजनीति विज्ञान उसी तरह से विज्ञान है जिस तरह से नीति शास्त्रीय विज्ञान है। लॉर्ड वराइस क्या है? लॉर्ड वराइस आए भाई साहब अमेरिका से भागे भागे। लॉर्ड वराइस आए अमेरिका से भागे भागे। लॉर्ड वराइस कह लगे भैया ओ फ्रेडरिक पोलक, अरे रुक तो सही, अरे थम तो जा, हम बताएंगे ना राजनीति विज्ञान का, हम बताएंगे भाई साहब। तो लॉर्ड वराइस बोलेगा अच्छा
देखो सुनो अब हमारी बात। लॉर्ड ब्राइस कहते हैं, और ये क्या है, ये मौसम वैज्ञानिक थे। अरे मान मत लेना, है तो विचारक, विद्वान है, लेकिन मैं आपको याद करने के लिए बता रहा हूँ कि मौसम वैज्ञानिक। अब मौसम वैज्ञानिक अमेरिका से आ रहा और कह रहा रुक जा भैया फ्रेडरिक पोलक, हम बताएंगे कहा है राजनीति विज्ञान। ये कह रहे हैं कि राजनीति विज्ञान मौसम विज्ञान की तरह एक परिवर्तित विज्ञान है। ये मौसम वैज्ञानिक थे, तो मौसम वैज्ञानिक मौसम की बात करेगा कौन है, लॉर्ड ब्राइस। तो लॉर्ड ब्राइस कहते हैं कि राजनीति विज्ञान मौसम विज्ञान की तरह एक परिवर्तित विज्ञान है। भाई ये कहें बिलोबी, बिलोबी की बात करें तो बिलोबी मतलब व्याख्या कर देना, भाषा व्याख्या, भाषा बिलोबी। बिलोबी कहते हैं कि राजनीतिक विज्ञान में राज्य सरकार एवं कानून की व्याख्या की जाती है, राज्य सरकार एवं कानून की व्याख्या की जाती है। तो ये सभी महत्वपूर्ण भाई साहब कितने कथन है, लगभग 3-4 कथन है, तो इन्हें सब याद कर लीजिए आप लोग। तो ये था हमारा परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत। कल हम लोग आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के विषय में बात करेंगे, ठीक है भैया। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल बात करेंगे। तो ध्यान रखिएगा साथियों, कल आप लोगों को जुड़ना है कितने बजे भैया, 7 बजे। कब, सुबह में, ठीक है भाई। तो जब तक के लिए साथियों आप लोग क्लास को शेयर करें, जिंदाबाद रहें, खुश रहें, मस्त रहें। पेपर भी निकलेगा, हवा ख़राब कर दोगे, पेपर की खोपड़ी में छेद कर दोगे, क्योंकि हमारा परिवार आपके साथ है साथियों। कह देना है कि मिल गया है हमको एक हमसफ़र जो हमको ले करके जाएगा पेपर की खोपड़ी में छेद करवाने तक। समझ रहे हैं आप मेरी बात। चलिए तो साथियों बने रहिए अपने परिवार के साथ, जिंदाबाद रहिए, खुश रहिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।